जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं। और ये जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है ये बीपीएससी की घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। जो आपको घटना चक्र अभी न्यू 2024 का घटना चक्र आया हुआ है उसी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार जो है बीपीएससी अपने अदर एग्जाम्स में जैसे टीचिंग एग्जाम है, सीडीपीओ है, इन सभी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चन आज जो है हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं बीपीएससी घटना चक्र की और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 30 नंबर तक हमने इसके पहली क्लास में कर लिया है और ये जो है इसके आगे से 31 नंबर से आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। फिर सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था, ये बात एकदम सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये कथन भी सही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल को छोड़ के ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये कथन भी सही है। इसका 3 ऑप्शन गलत है और ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, यह इसका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा अधिनियम है, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007, इसके तहत जो है कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। याद रखेंगे राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल और केंद्र सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य के राज्यपाल। याद रखेंगे जो है हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है या राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 217(1) के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपनी कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, मतलब किसने इसको शुरू किया था। न्यायमूर्ति भगवती सी राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। याद रखेंगे जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इन्होंने मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे इनका पूरा नाम क्या था। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित मुन्हाना में देश की पहली मोबाइल या सघन अदालत का उद्घाटन किया गया था। मोबाइल अदालत जो मोबाइल कोर्ट है इसका उद्घाटन किया गया और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया। जो उस टाइम पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन, और इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार के न्यायालयों की जो परिकल्पना है ये सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा की गई थी। 35 नंबर प्रश्न है, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 395। तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है यह अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में है, ये आप याद रखेंगे।
ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में देख लीजिए, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए या इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, मतलब ये मालूम चल जाए कि वहां पे गंभीर आपात स्थिति है या होने के निकट है, जिससे बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है। ये देख लीजिएगा, उससे जो है किसी भी मतलब उसमें संकट पैदा हो सकता है। 352 के अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, याद रखेंगे। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित कर दिया है। आंतरिक अशांति की जगह जो है अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। नेक्स्ट है 355, संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। यह अनुच्छेद 355 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपको जो है अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं 356 के तहत। अगला है 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की गई न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कौन से संविधान के तहत? 57वें संशोधन 1987 से, 60वें संशोधन 1988 से, 61वें संशोधन 1989 से या 65वें संशोधन 1990 से। तो याद रखेंगे 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसी के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की उम्र कर दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 61वें जो संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। कई बार पूछता है कि ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये 1989 में 28 मार्च से प्रभावी हुआ था। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वें संशोधन, 62वें संशोधन, 61वें, 71वें। तो अभी बताया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में ये कर दी गई थी और 1989 से ये लागू हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 16, 17, 18 या 20। तो याद रखेंगे इसमें जो है टोटल 18 भाषाएं हैं, 18 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व, ये देखिए पूछा क्या गया है, टोटल स्टार्टिंग में कितनी थी, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने जो है ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ग्राम नगर संबंध समिति। याद रखेंगे जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, ये त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1952 में प्रारंभ जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में, और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बताना है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। ये बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। त्वरित निर्णय एकदम सही है, लचीलापन होना सही है, एक कानून की एकरूपता ये भी आपकी एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं,
एक केंद्र सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। अगला प्रश्न 41, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सिराज गोपालाचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो याद रखेंगे जो विकेंद्रीकरण प्रणाली है इसकी सिफारिश भी है जो है बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पहली बार जो है पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, 3 स्तर थे। बलवंत राय मेहता समिति की जो बनाई गई थी उसमें 3 स्तर थे। कई बार ये स्तर पूछ लेता है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, 3 स्तर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 42, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय सरकार की जो सिफारिश है ये बलवंत राय मेहता जी के द्वारा की गई थी। पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार ये जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार और पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक मेहता के द्वारा पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर 2 स्तरीय प्रतिमान की स्तुति की गई और इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या जो गांवों के समूह है उस पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्श समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो याद रखेंगे ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है उसका कार्य है प्रशासनिक प्राधिकरण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित जो सदस्यों के द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित भी की जाती हैं, जैसे शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। देखिए इतना डिटेल से और हर एक क्वेश्चन की व्याख्या इसलिए करवा रहे हैं ताकि अगर कभी कभी होता है क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन उससे थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो जाते हैं या थोड़ा सा क्वेश्चन अलग घुमा देता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहता है तो आपके जो आप व्याख्या पढ़ के रखते हैं उससे आपका क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है यह जो है केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। डी ऑप्शन अभी बताया था, ब्लॉक स्तर पर जो है प्रशासनिक प्राधिकारी है, याद रखेंगे। ये जो है ब्लॉक जो है ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत है और जिला जो पंचायत है ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन, इन दोनों के मध्य जो है प्रशासनिक प्राधिकारी पर्यवेक्षक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है 45। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को जो है क्लास पसंद आ रही होगी, क्लास के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो हमें जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लिया करें। वहाँ पे जो है आपको जो है कई सारी क्लास ऐसी हैं जिनका PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। क्लास का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी क्लासों का, वहाँ पे जाए जो जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए और क्लास की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन और जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। 45 नंबर प्रश्न है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 607,
1206, 1410 या 1500। तो याद रखेंगे वर्तमान में जो है अनुसूचित जाति की जो सूची में जातियों की संख्या है वो है 1206। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। अगला प्रश्न है 46, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। यहाँ पे जो है जर्मनी नहीं है, फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, अमेरिका है। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है एक देश है और है रूस भी जो है इसका स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन, और शेष 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 47, एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए अभी बीच में पूछा गया था कि संयुक्त अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो यूएनओ बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें जब स्टार्टिंग में ये संगठन बना उस समय कितने सदस्य देश उसमें शामिल थे स्टार्टिंग में ही। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, उसी से रिलेटेड है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी। 47 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखेंगे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये संबंधित है मानव अधिकारों के संरक्षण से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है और इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा और एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है, याद रखेंगे। और पीटर बेनेसन के द्वारा, जो पीटर बेनेसन है, इन्हीं के द्वारा द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट। तो याद रखेंगे चीन की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को सिंहुआ न्यूज एजेंसी भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो याद रखेंगे फ्रांस, ब्रिटेन। तो फ्रांस देश की जो सरकारी रिपोर्ट है इसको येलो बुक के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी ये बताना है। जो है प्रथम जो विधि विश्वविद्यालय है त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। ये जो है 1987 में बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। अगला प्रश्न है 51, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965, 1970, 1910, 1950। तो सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो स्थापना है ये की गई थी 1965 में। 1 दिसंबर 1965 को जो है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की जो है स्थापना की गई थी। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की जो सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत और पड़ोसी देश की सीमाओं पर इन लोगों को तैनात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। याद रखेंगे भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्जित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी जो है 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष 26 जनवरी 1950 से जो शेष उपबंध थे
वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से जो है क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है 53। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो अभी बताया भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। देख सकते हैं 26 नवंबर को जो है हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय जो संविधान है इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है 55। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। याद रखेंगे सबसे पहले क्या था, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सबसे पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न आएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न ये तीनों में है, कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो यहाँ पे सब, फिर इसके बाद क्या आएगा, समाजवादी। यहाँ पे समाजवादी, इसमें भी है जनवादी नहीं होगा, तो ये समाजवादी है, ये समाजवादी सी, बी और डी में है। फिर इसके बाद क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे जनवादी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, ये सही है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, जनवादी, ये लोकतंत्रात्मक, इसी को लोकतंत्रात्मक बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये जो है एकदम सही क्रम है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन भी करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्मनिरपेक्ष कहा गया। जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। अभी बताया जनवादी को ही लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र को गणराज्य कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को इस रूप में घोषित किया गया है, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। यही अभी बताया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ये हम भारत के लोग शब्दों से। तो अभी सभी को पता है कि जो है भारतीय जो संविधान है, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, ये हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, आरंभ होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये बताना है भारत में जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जो है ये यहाँ जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रजातंत्र का आशय है कि जनता का जनता के लिए जनता की सरकार अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। भारतीय जो संविधान की प्रकृति है, ये प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक है संघात्मक और दूसरा है एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्र सरकार होती है। इसमें प्रांतों को
जो सरकार होती है केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफी मतभेद रहा। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है, क्योंकि प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एक एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में भी केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक और ना ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ये जो है डॉक्टर जेनिंग्स का कथन था और कई बार ये कथन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। याद रखिए भारत की ये जो संविधान की 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। ये बताना है आपको कि भूमि सुधार जो है किसके विषयों का मतलब किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी जो है किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है आप सभी को तो जरूर पूछ लीजिएगा। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन। यहाँ पे आप जो है सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको जो है सारी ऑथेंटिक जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले मिल जाती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।